नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज सबसे पहले बात नॉन स्टॉप छापेमारी की करेंगे, फोन टैपिंग पर हो रही सियासत भारी की करेंगे। और क्योंकि तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है, इस छापेमारी को अखिलेश यादव चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं छापेमारी के बीच सबसे बड़ा सवाल फोन टैपिंग का भी है, जिसको लेकर समूचा विपक्ष एकमत दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, आज राहुल गांधी भी वही बात दोहराते हुए दिखाई दिए। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि चुनाव आते ही छापे पड़ने क्यों शुरू हो जाते हैं। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। अखिलेश के करीबियों पर नॉन स्टॉप छापेमारी। अगर बीजेपी हार रही है, इसका सफाया हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो पार्टी समाजवादी पार्टी जो जीत रही है उसके नेताओं के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जाए। यूपी चुनाव से पहले आईटी की एंट्री पर सियासत भारी। नहीं भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन किया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव के करीबियों पर हो रही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। क्योंकि शनिवार से शुरू हुआ छापेमारी का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। इनकम टैक्स की छापेमारी का केंद्र राजधानी लखनऊ, मऊ और मैनपुरी रहा, जहां लखनऊ में जैनेंद्र यादव और राहुल भसीन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी करने पहुंची। वहीं मऊ में राजीव राय और मैनपुरी में मनोज यादव के ठिकानों पर छापेमारी हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी का दौर जारी है। आज तीसरा दिन है। शनिवार सुबह 7 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। लगातार इनकम टैक्स की टीमें, चाहे वो मऊ हो, चाहे मैनपुरी हो या लखनऊ हो, वहाँ पर बनी हुई हैं। और तीनों नेताओं यानी राजीव राय, मनोज यादव और नीटू यादव के ठिकानों पर तमाम दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खंगाल रही हैं। अखिलेश यादव के करीबियों पर पिछले 3 दिन से छापेमारी हो रही है, जिसको लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। अखिलेश यादव इसे चुनावी एंगल से देख रहे हैं और भाजपा पर सीधा हमला बोल रहे हैं। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो और इन सब के बीच अखिलेश ने फोन टैपिंग की बात कहकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया, क्योंकि अब राहुल गांधी भी अखिलेश के समर्थन में उतर आए हैं। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। फोन टेप करके सुन रहे हैं कि क्या क्या बतिया रहे हैं। तो वो अखिलेश जी का फोन नहीं टेप हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर के पूरे स्टाफ का, हमारे पूरे स्टाफ का, हमारे बड़े सभी नेताओं का फोन टेप हो रहा है। तो ये इनकी हताशा और निराशा है। हालांकि भाजपा अखिलेश के फोन टैपिंग के आरोप को बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से उनको सबको पता चल गया है और अच्छी तरीके से लोगों की जानकारी में है कि मोदी जी का जब आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अनर्गल प्रलाप करना, आरोप लगाना, मिथ्या प्रचार करना, यही सब रह गया है। और बाणी पर इन लोगों के कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ भी कहीं पर भी बोलते रहते हैं। और इनको सबको पता है कि जनता मोदी और योगी के साथ। बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती। और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता हो, उससे दल से कोई मतलब थोड़ी होता। लेकिन सवाल बड़ा है
कि क्या अखिलेश ने ये सारी बातें ऐसे ही कह दी या फिर इसमें कुछ दम भी है, क्योंकि भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ये कहकर इन बातों को बल दे दिया कि चुनाव में ये सब चलता रहता है। इलेक्शन टाइम पे ये सब चलता है, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं तो उनका विपक्ष का काम करना जरूरी है। वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि चुनाव में अगर ये सब चलता रहता है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव से पहले इनकम टैक्स इस तरह से एक्टिव हुआ हो। इसी साल बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से पहले भी एजेंसियों की छापेमारी देखी गई थी और अब ऐसा ही कुछ यूपी में हो रहा है। हालांकि ये छापेमारी चुनावी है या नहीं, इस पर अलग अलग दलों के अलग अलग बयान हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। आशीष को बेल नहीं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को चैन नहीं की करेंगे, क्योंकि आज संसद के अंदर और बाहर अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ नारेबाजी हुई तो वहीं उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिस जमानत याचिका से अपनी आजादी की उम्मीद लगाए हुए थे, वो भी आज खारिज हो गई है। मतलब बाप बेटे दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। केंद्रीय मंत्री टेनी की बर्खास्तगी की मांग पर विपक्ष का संसद से सड़क तक हंगामा। आशीष मिश्रा को नहीं मिली बेल, जमानत दिलाने की सारी कोशिश फेल। एक बार फिर संसद के अंदर और बाहर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने को लेकर हंगामा हुआ। एक बार फिर विपक्ष के चौतरफा हमले से सत्ता पक्ष को दो चार होना पड़ा। एक बार फिर संसद की कार्रवाई ठप पड़ गई, क्योंकि मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष टस से मस होने को तैयार नहीं था। विपक्ष शीतकालीन सत्र के पहले दिन से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा हुआ है। has sought to destroy ganja plantations more than 15,000 acres of land under the Operation Parvatana for this. न केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की मुश्किल कम हो रही, न उनके पुत्र आशीष मिश्रा की, क्योंकि सेशन कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह धाराओं में बदलाव होने के बाद कोर्ट का पहला फैसला है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की कोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन बिना वक्त गंवाए कोर्ट ने इस जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। मतलब अब आशीष मिश्रा और उसकी मित्र मंडली को जेल में ही रहना होगा। बेल पेश हुई तो मुलजिमान अंकित दास, सत्यम, नंदन सिंह बिष्ट, शेखर भारती, लतीफ के वकील ने अपना प्रार्थना पत्र वापस लिया। क्या ग्राउंड? क्योंकि जो धाराएं बढ़ गई थी, बढ़ी हुई धाराओं के कारण जो उन्होंने अपनी केसन अपनी वापस ले ली। जब से एसआईटी की जांच में ये बात सामने आई है कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, तब से ही विपक्ष लखीमपुर हिंसा पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने बेटे को बचाने के लिए जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए मंत्री को कुर्सी से हटाना बहुत जरूरी है। हाल ही में अजय मिश्र टेनी का पत्रकारों के साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अजय मिश्र टेनी पत्रकारों को गाली देते नजर आए। यही वजह है कि विपक्ष लगातार टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। गृह राज्य मंत्री टेनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? लेकिन सत्ता पक्ष अजय मिश्र टेनी पर सख्ती दिखाने के मूड में नहीं, जानकारी से चुनावी चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष
पीछे हटने के मूड में नहीं। अब सवाल बड़ा है कि क्या किसी और चुनावी शुभ मुहूर्त में टेनी को हटाने का फैसला होगा, जैसे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर हुआ, क्योंकि लखीमपुर हिंसा की आग 2.5 महीने के बाद भी नहीं बुझी है, बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लखीमपुर हिंसा की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मोदी की प्रयागशाला और 50% हवाला की करेंगे। चुनावी पिच पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार खुद को चैंपियन साबित कर चुके हैं, लेकिन अब बारी प्रयागशाला में खुद की बादशाहत साबित करने की है, क्योंकि पीएम मोदी कल प्रयागराज में आधी आबादी को साधने वाले हैं और इसके लिए मास्टर कार्ड चलने वाले हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में 3 लाख महिलाओं के शामिल होने की भी चर्चा है। प्रियंका के बाद अब पीएम चलेंगे महिला कार्ड। आधी आबादी वाला दांव दिला पाएगा यूपी का ताज। एक बार फिर सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिक गई हैं। एक बार फिर पीएम मोदी यूपी का सियासी पारा चढ़ाने यूपी आ रहे हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी की मंजिल प्रयागराज है, जहां पीएम मातृशक्ति महाकुंभ के नाम से हो रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां भव्य तैयारी की गई है, वहीं यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को न्योता दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले मातृशक्ति महाकुंभ के आयोजन में तकरीबन 2.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। कुल मिलाकर 2,72,468 महिलाओं को बुलाया गया है। ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आएंगी। 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाओं को बुलाया गया है। इनमें से सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का काम देखने वाली 50,772 महिलाओं को बुलाया गया है। इसके साथ साथ समूह सखी से जुड़ी हुई 22,210 महिलाओं को बुलाया गया है। जानकारों की माने तो पीएम मोदी संगम की सरजमी से न सिर्फ यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के महिला कार्ड का जवाब भी देंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि पीएम मोदी मातृशक्तियों को किसी बड़े तोहफे से नवाज सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अनुप्रिया पटेल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी समेत यूपी में सत्ता पक्ष की सभी महिला सांसदों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संगम नगरी प्रयागराज में मातृशक्ति का महाकुंभ लगाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं जुटेंगी। इसके साथ साथ आम लोग भी यहां पर मौजूद रहेंगे, लिहाजा बहुत बड़े मैदान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हो सके, उनको देख सकें, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर आप देख सकते हैं कि ढेरों LED स्क्रीन लगाई गई है। इन LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जो कुछ भी करेंगे वो इस पर साफ दिखता रहेगा, यानी लाइव प्रसारण होगा। और ये कार्यक्रम कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2,72,468 महिलाओं को बुलाया गया है, जिसमें यूपी के 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाएं शामिल होंगी। इनमें सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का काम देखने वाली 50,772 महिलाएं, समूह सखी की 22,210 महिलाएं, बैंक सखी की 6,189 महिलाएं, बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी का काम देखने वाली 54,715 महिलाएं, 8,018 विद्युत सखियां, टेक होम राशन से जुड़ी 4,040 महिलाएं, कन्या सुमंगला योजना की 31,600 लाभार्थियां और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 79,500 महिलाएं शामिल होंगी। पीएम इस कार्यक्रम में 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे, जबकि 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। मतलब प्रयागराज को आधी आबादी को साधने का मंच बनाया जाएगा। दरअसल चुनाव में महिलाओं का वोट गेम चेंजर साबित होता है और ये भाजपा के लिए तो बहुत ज्यादा ही फायदे का सौदा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड चलकर एक नई चुनौती दे दी है। अब प्रियंका की इस चुनौती का जवाब खुद पीएम मोदी देने प्रयागराज आ रहे हैं।
वैसे दिसंबर में मोदी का ये चौथा दौरा है, लेकिन महिला शक्ति को एकजुट करने वाला ये पहला कार्यक्रम होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। प्रियंका के स्क्रीन टेस्ट और 22 के लिए कौन बेस्ट की करेंगे, क्योंकि चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का स्क्रीन टेस्ट ले रही है और ये स्क्रीन टेस्ट कांग्रेस की बदली हुई पॉलिटिक्स की झलक भी दिखाता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये टेस्ट 22 की पिच पर कांग्रेस को मैच जिता पाएगा। चुनाव से पहले उम्मीदवारों का स्क्रीन टेस्ट। कांग्रेस के स्क्रीन टेस्ट में कौन पास कौन फेल, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि जहां चुनाव लड़ाने से पहले जाति और चुनाव लड़ने वाले के चेहरे को देखकर टिकट देने का चलन चल रहा है, वहीं प्रियंका गांधी ने इस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने वाले नेताओं का स्क्रीन टेस्ट ले रही है। ये तस्वीर है कांग्रेस की उस स्क्रीनिंग कमेटी की है, जब सोमवार को पूरे दिन प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में उन दावेदारों का मंथन हुआ जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। देखिए, बैठक में संगठन पर भी चर्चा हुई, आने वाले दिन में चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई और जो स्क्रीनिंग होती है टिकटों को लेकर, तो सभी लगभग सीटों पर चर्चा, बातचीत, उसका फीडबैक लेना, उसकी तैयारी करना, ताकि आने वाले दिन में हम जल्द टिकटों की घोषणा कर सके। इसकी एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की माने तो अभी स्क्रीनिंग का सिर्फ एक स्टेप पूरा हुआ है, अब दूसरा स्टेप सीईसी का है, जिसमें एक बार फिर मंथन होगा और इसके बाद सीधा ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक जनवरी में कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी ने लिया है, उसे हर हाल में हम पूरा करेंगे। 40% टिकटों में महिलाओं की भागीदारी होगी और निश्चित तौर से जितनी भी सीटें आएंगी उसमें 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। गौरतलब है कांग्रेस ने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर कई आवेदन आए हैं। अब बारी योग्य उम्मीदवार को चुनने की है। यही वजह है कि कई प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि यूपी चुनाव में प्रियंका का ये महिला दाव क्या उन्हें 22 की बाजी जिता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां एक तरफ भाजपा एक साथ 6 जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की योगी सरकार ने सौगातों की झड़ी भी लगा दी है। योगी सरकार ने लगाई सौगातों की झड़ी। चुनाव से पहले जौनपुर और मिर्जापुर की झोली भरी। यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे ये वचन। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां एक तरफ भाजपा एक साथ 6 जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने सौगातों की झड़ी लगा दी है। सोमवार को सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर 1538 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए 86 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों और 348 दूसरी विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ साथ शिलान्यास भी किया। आपको वचन देता हूँ, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर में झूठ नहीं बोलूं। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे ये वचन। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं।
जौनपुर को सौगात देने के बाद सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिर्जापुर पहुंचे। यहाँ 3037 करोड़ की लागत से बने 146 किलोमीटर लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते। जहां योगी योजनाओं से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के महारथी अलग अलग दिशाओं में जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता में विश्वास बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें भाजपा की जन विश्वास यात्रा की हैं, जो सोमवार को एक जिले से होते हुए दूसरे जिलों में पहुंचती नजर आई। मथुरा से शुरू हुई यात्रा जब अलीगढ़ पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। ठीक इसी तरह बुंदेलखंड में जन विश्वास यात्रा ललितपुर की सभी विधानसभाओं से होती हुई झांसी पहुंची, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की जन विश्वास यात्रा की रही, जहां गजब का उत्साह दिखा। इसके अलावा भाजपा की यात्रा गाजीपुर, मुजफ्फरनगर भी पहुंची, जो आने वाले दिनों में दूसरे जिलों से होती हुई यूपी के हर एक जिले पहुंचेगी। लेकिन सवाल है कि क्या जन विश्वास यात्रा से जनता का विश्वास मिलेगा, क्योंकि चुनावी मौसम में यात्राओं का दौर जारी है। अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं और अब तक 7 चरणों में रथ यात्रा निकालते हुए 25 जिलों को नाप चुके हैं। लेकिन किसकी यात्रा किस पर भारी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।